यस फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस प्लस एकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी और हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास के इस वीडियो में हम देखेंगे राइज एंड डिक्लाइन ऑफ सिख अंपायर, राइज ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, एंड फिर देखेंगे ब्रिटिश वर्सेस सिख अंपायर रिलेशन। ब्रिटेन और सिख अंपायर के बीच में जो रिलेशन थे, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में जो रिलेशंस थे उनको हम डिटेल में देखेंगे। आने वाले वीडियोज़ में हमें जो एंग्लो सिख वॉर हैं उनको भी डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें रही। सबसे पहले एक बैकग्राउंड स्टोरी पे चलते हैं कि सिख अंपायर के राइज से पहले की घटनाएं क्या क्या हैं। देखो, मुगलों के साथ सिख गुरु जो हैं उनके जो रिलेशन हैं वो शुरुआत में अच्छे थे, लेकिन बाद में जाके धीरे धीरे उनमें बहुत ज़्यादा खटास हो गया और बाद में तो एक तरीके से कट्टर दुश्मनी इनके बीच में आ जाती है। शुरुआत समय में अगर बात करें तो गुरु नानक साहब जो हैं उन्होंने 15वीं शताब्दी के अंतिम समय में ये जो सिख धर्म है इसकी नींव रखी थी, इसकी फाउंडेशन रखी थी। और उसके बाद क्या है कि 1526 में भारत में बाबर आता है। उस समय जो गुरु नानक साहब हैं वो अपनी फिलोसफीज़ को प्रीच कर रहे थे पूरे इलाके में, सारे सब कॉन्टिनेंट में वो अपने धर्म की जो स्पीचेस हैं उनको दे रहे थे। और ये चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। जो हमारा जो सिख धर्म का जो वीडियो है राइज ऑफ सिख रिलीजन, और उसकी हिस्ट्री को हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है कि उसमें जो 10 गुरु हुए हैं उनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, और सारी चीज़ें हमने डिटेल में देखी हैं। तो उसको तो आप सेपरेटली देख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है ना, गुरु नानक साहब जो हैं ये बाबर के कंटेम्प्रेरी थे। फिर अकबर जो है, इनके समय जो कोऑर्डिनेशन था सिख गुरुओं के बीच में वो अच्छा था, काफ़ी सही था। गुरु रामदास को जो ज़मीन भी इन्होंने डोनेट की थी, 500 बीघा ज़मीन उस समय, ये जो जहाँ पे अमृतसर का मंदिर बना हुआ है गोल्डन टेम्पल, ये अकबर ने इनको डोनेट भी की थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन बाद अकबर के मरने के बाद जहांगीर जो है इसका रूल जब आता है तो यहाँ पे मुगलों और सिखों के बीच में जो रिलेशन है वो धीरे धीरे खटास इनमें आना शुरू हो जाता है। कैसे कि गुरु अर्जन देव जो हैं, जो 5वें सिख गुरु हैं, ये खुसरो एक लड़का था जहांगीर का, और इसने रिवोल्ट कर दिया था जहांगीर के खिलाफ। तो खुसरो को गुरु अर्जन देव जी ने सपोर्ट किया था कि थ्रोन तुम्हें ही मिलना चाहिए। और जहांगीर ने पहले तो खुसरो को मरवा दिया, खुसरो को अंधा करके मरवा दिया था अपने ही बेटे को। और साथ ही साथ गुरु अर्जन देव जो हैं इन पे देशद्रोह का आरोप लगाया और इनकी आगे चल के हत्या करवा दी, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलीजियस गुरु को जिसकी इतनी बड़ी उपाधि है वहाँ पे एक धर्म में, उसकी जब हत्या करवाएंगे तो सिख जो हैं यहाँ से मुगलों के खिलाफ हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से धीरे धीरे क्या है कि इनके बीच में खटास पैदा होना शुरू हो जाता है। तो गुरु नानक साहब से लेके और यहाँ तक गुरु गोविंद सिंह जी तक आते आते इनके रिलेशन जो हैं वो एकदम एकदम अपोजिट हो जाते हैं, एक दूसरे के बीच में तलवारें खिंच जाती हैं, एक तरीके से ये देख सकते हैं। फिर शाहजहाँ के समय ठीक ठाक सा चला, बहुत ज़्यादा इनके बीच में कुछ लड़ाइयाँ नहीं हुई। लेकिन औरंगजेब का समय आते आते फिर से इनके बीच में रिलेशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गए, क्योंकि औरंगजेब जो था वो एक कट्टर मुस्लिम था और वो इनकी रेस्पेक्ट नहीं करता था, इनके धर्म की रेस्पेक्ट नहीं करता था। और इन्हीं की वजह से सिखों ने औरंगजेब के खिलाफ काफ़ी सारे रिवोल्ट्स भी किए हैं। और उन औरंगजेब के समय जो लीड किया उन आंदोलनों को, उनमें एक तो थे गुरु तेग बहादुर, जिनकी औरंगजेब ने हत्या करवा दी, प्रोसिक्यूट करा दिया, 9वें गुरु थे ये। लेकिन उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी जो है उन्होंने एक मिलिट्री आर्मी बनाई। इससे पहले क्या है कि ये आर्मी जो थी 5वें 6ठे गुरु को जब हत्या करवा दी थी 5वें गुरु की, उसके बाद में सिखों के बीच में एक भावना तो ये क्रिएट हो गई थी कि हमें अगर मुगलों का सामना करना है, वो हमारा कभी भी प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं, कभी भी हमें दबा सकते हैं, तो हमें एक आर्मी बनाने की ज़रूरत है, हम उसका सामना कर पाएँ। और इस आर्मी को आगे चल के ढंग से फॉर्म किया गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो कि 10वें गुरु थे, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं इन्होंने खालसा की शुरुआत की और इन्होंने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी, चमकौर और आनंदपुर में मुगलों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी इन्होंने। इनके 4 बेटे थे गुरु गोविंद सिंह जी के, ये चारों जो हैं इन अलग अलग बैटल्स में शहीद हो गए, और औरंगजेब ने 2 को तो जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। इस तरीके से इनको बलिदान देना पड़ा, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं वो हार नहीं माने इनके सामने। औरंगजेब मर गया 1707 में, गुरु गोविंद सिंह जी जिंदा थे और वो अपने जो विरोध है उसको कंटिन्यू करते जा रहे थे कि वो औरंगजेब की पॉलिसीज़ के खिलाफ लड़ते जा रहे थे, जो कट्टर पॉलिसीज़ औरंगजेब ने अपना रखी थी उनको, ठीक है। लेकिन बाद में क्या है कि बहादुर शाह प्रथम जो है, बहादुर शाह फर्स्ट जो है औरंगजेब के बाद राजा बनता है, और उसके साथ कुछ कोऑर्डिनेशन चल ही रहा था, बातें चल ही रही थी। लेकिन उसी समय डेक्कन इलाके में 1708 में एक व्यक्ति था जमशेद खान, इसने गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या कर दी।
धोखे में डाल के। अब ये बात इतिहासकारों में कंप्लीटली श्योर नहीं है किसने, कि भाई ये जमशेद खान ने किसके कहने पे हत्या करी, बहादुर शाह जो बहादुर शाह फर्स्ट है उसके कहने पे की, या कुछ और रीजन से की। तो ये जो चीज़ है, इसके बाद काफ़ी सारे सिख ऐसे थे जिन्होंने कहा कि बहादुर शाह फर्स्ट की वजह से ही, बहादुर शाह फर्स्ट की वजह से ही गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या हुई है 1708 में। तो इसकी वजह से क्या है कि एक जो लंबा जो रिवोल्ट है वो कंटिन्यू रहा आगे भी चल के। लेटर मुगल पीरियड में भी जो सिख जो हैं वो मुगलों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ते रहे, उनके खिलाफ रिवोल्ट करते रहे, ठीक है। और ये जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने कहा कि मेरे बाद में कोई व्यक्ति गुरु नहीं बनेगा। अब ये जो किताब है गुरु ग्रंथ साहिब, यही क्या रहेगी, 11वां गुरु है, और यही हमेशा से फॉरएवर क्या रहेगी, गुरु रहेगी। तो गुरु ग्रंथ साहिब जो कि सिखिज्म की एक बहुत ही होली बुक है, इसी को 11th गुरु माना गया, ठीक है। और उसके बाद से यही गुरु है, आज तक कोई लाइव गुरु नहीं है। इंसान जो आदमी है वो 10 रहे, गुरु नानक साहब से गुरु गोविंद सिंह तक, और उसके बाद में गुरु ग्रंथ साहब। अब बात आती है, एक बंदा और है, उसका नाम ही बंदा बहादुर है, और ये वैसे तो मराठी था, लेकिन इसने सिखों को एक तरीके से बहुत ही ऑर्गेनाइज किया, कंसोलिडेशन किया, और कहा कि हम सरहिंद को, सबसे पहले तो सरहिंद को जीत लिया, ठीक है। सरहिंद का जो इलाका है उसको जीता, और कहा कि हम मुगलों से बदला लेंगे, बहादुर शाह से बदला लेंगे जो उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या करवाई। तो इन्होंने काफ़ी समय तक स्टैब्लिशमेंट करने की कोशिश की कि हम एक अलग से राज्य बनाएं। हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं हुए। आगे चल के राजा रणजीत सिंह जी हैं, वो सिख अंपायर की नींव डालेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की। इन्होंने कुछ सिक्के भी बनवाए जिनमें नानक साहब और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे इन्होंने सिक्के चलवाए, लेकिन ये जो इनका जो मकसद है एक नया सेपरेट अंपायर बनाने का, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो फर्रुख सियार जो एक लेटर मुगल पीरियड का राजा था, उसने क्या है कि बंदा बहादुर जी की हत्या करवा दी। गुरुदासपुर जो फोर्ट है वहाँ पे इनको कैप्चर किया, और इनके बाद दिल्ली इनको भेजा गया, इनके छोटे बेटे और इनको खुद को टॉर्चर करके इनकी हत्या करवा दी गई। तो ये तो था बैकग्राउंड कि सिख अंपायर होने से पहले की चीज़ें क्या हुई। अब हम चीज़ें देखते हैं कि जो चीज़ें हमारा जो स्पेक्ट्रम की बुक है वहाँ में दे रखी हैं, तो क्या क्या हुई। जब बंदा बहादुर की डेथ हो जाती है, तो ये जो सिख एम्पायर है, सिख पॉलिटी जो है, ये फिर से लीडरलेस हो जाती है। यहाँ पे इनके पास कोई बड़ा लीडर नहीं है जो इन सभी को कंसोलिडेट करे, इनको इकट्ठा करे, यूनाइट करे, और उसके बाद में ये इनको लिए एक नया अंपायर क्रिएट करे, ठीक है। तो एक तरीके से क्या होगा, फिर से इनमें यूनिटी नहीं हो पाएगी, और इनमें क्या होगा, डिवाइडेशन हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो सिख हैं ये दो भागों में बट गए, दो ग्रुप बट गए। एक तो थे बंदाई यानी कि लिबरल्स, और दूसरे थे ताल खालसा, तत् खालसा, जिनको ऑर्थोडॉक्स के समझ सकते हैं आप, यानी कि वो लोग जो लिबरल सोच में बिलीव करते थे, और वो लोग जो कि ऑर्थोडॉक्स थे, पुरानी मानसिकता में विचार बिलीव करते थे, ठीक है। फिर क्या है कि धीरे धीरे इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया कि ये लोग अपनी अलग फिलोसॉफी झाड़ रहे हैं, ये लोग अपनी अलग फिलोसॉफी को मान रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए एक व्यक्ति आता है, उसका नाम है भाई मनी सिंह। भाई मनी सिंह ने क्या किया, 1721 में इन दोनों के बीच में समझौते कराए, और रिफ्ट को ख़त्म करके इन दोनों को एक साथ लेके आया, ठीक है। 1784 आते आते फैजलपुरिया नाम का एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, इन दोनों को साथ में जोड़ के एक वो बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है दल खालसा। ये एक तरीके से मिलिट्री ग्रुप हुआ करता था, जिसमें सभी सिख रिलीजन्स के जो लोग हैं उनको पॉलिटिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली और क्या बोलते हैं हमारा मिलिट्री बेस पे एक साथ एक ही मंच पे लेके आना था, मतलब यूनाइट करना था सबको। तो फैजलपुरिया ने ऐसा किया, ठीक है। तो यहाँ से पहले बंदाई बना, तख्त खास्ता बना, और फिर लास्ट में जाके दल खालसा बन गया, इनको यूनाइट कर दिया गया। अब क्या होता है, मिसल्स का राइज होता है, राइज ऑफ मिसल्स। मिसल क्या होती है, मिसल का अगर हम बात करें तो ये शब्द है अरबी भाषा का जिसका मतलब होता है इक्वलिटी, यानी कि बराबरी। और दूसरा एक और मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्टेट, यानी कि एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट। तो दोनों ही मतलब यहाँ पे इसके सही बैठते हैं। और इन्होंने क्या किया, जब ये मुग़ल अंपायर कमज़ोर हो रहा था लेटर मुग़ल पीरियड के समय, और यहाँ पे मोहम्मद शाह अब्दाली का अटैक हो रहा था, अहमद शाह रंगीला के पहले अटैक हो रहे थे, अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के अटैक हो रहे थे। तो ये दिख रही थी चीज़ें कि ये जो पंजाब वाला इलाका है, एक तरफ से
एक तरफ से अफगान अटैक कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुगल हैं, तीसरी तरफ ये मराठे हैं, इस तरफ से पर्शिया है। तो पंजाब जो है ये इनके बीच में आ गया और यहाँ पे एक तरीके से अनारकी थी, यहाँ पे कोई बड़ा लीडर था नहीं। तो धीरे धीरे क्या है कि अपने ही छोटे छोटे इलाकों में लीडर निकल के आए, उन्होंने मिसल्स बनाई और ये टोटल 12 मिसल बनी, ठीक है। और ये दल खालसा के लोग तो थे ही, इन्होंने अपने अपने अलग अलग चल के ग्रुप बनाए और उनको बोला जाता है मिसल्स। ये 12 मिसल्स बने जिनकी अलग से एक डेमोक्रेटिक सेटअप हुआ करता था, उनमें किस तरह से किस व्यक्ति का किस तरह से चुनाव होना है, क्या उसमें रूल किस तरह से करना है, मतलब एक लोकल इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया था और उनकी खुद की मिलिट्री भी होती थी, ठीक है। हालांकि ये 12 मिसल के जो लोग थे इनमें कुछ विवाद थे, इनमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे, एक दूसरे की विचारधारा में कुछ लोगों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट थे, लेकिन फिर भी ये सब लोग थे एक तरीके से कुछ हिसाब से ये यूनाइटेड थे। ये अमृतसर में हर साल मिलते थे और अमृतसर इनकी आपको पता है सिखों की एक रिलीजियस कैपिटल हुआ करती थी हमेशा से ही और बहुत ही होली साइट है वो, ठीक है। तो ये 12 मिसल शुरू हुई, यहाँ पे भांगी स्किल है मिसल है, रामगृह मिसल है, शुक्र चक्रिया मिसल है, नकाई मिसल है ना, शहीद मिसल है, ये काफ़ी ऐसे करके 12 मिसल थी, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आई शुक्र चक्रिया मिसल। शुक्र चक्रिया मिसल जो है इनके जो लीडर थे इस समय वो थे महान सिंह। और महान सिंह जो हैं ये शुक्र चक्रिया मिसल को तो थे ही, साथ ही रणजीत सिंह के पिता थे। तो महान सिंह की जब डेथ होती है तो उस समय रणजीत सिंह सिर्फ 12 साल के होते हैं। रणजीत सिंह का राइज देखेंगे, महाराजा रणजीत सिंह जी जो हैं उनकी बायोग्राफी मैंने सेपरेटली डिस्कस करी है, लेकिन यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह का सिख अंपायर में कंट्रीब्यूशन फिर से देखेंगे। तो 12 साल की उम्र में इनको शुक्र चक्रिया ये जो मिसल है इसका लीडर बना दिया गया। इनको हटाने की कोशिश की लेकिन ये यहाँ पे सरवाइव करे और 12 साल से की उम्र में ही ये काफ़ी बहादुर व्यक्ति थे। इन्होंने इनकी डिप्लोमेटिक स्किल और इनको पता था कि किस तरह से रूल करना है, इनकी पहले से ही सोच ये थी कि भाई मुझे इस सिख अंपायर को कंसोलिडेट करना है, इकट्ठा करना है, सिख पावर को यूनाइट करना है। तो शुरुआत में तो शुक्र चक्रिया मिसल के ही ये लीडर थे, लेकिन बाद में 18वीं शताब्दी के अंत आते आते 1799 आते आते इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू लड़ाइयाँ लड़के और शाम दाम दंड भेद हर तरीके की नीति लगा के इन सभी 12 की 12 मिसल को अपनी लीडरशिप के अंडर लेके आए। मतलब अब शुक्र चक्रिया मिसल जो है उसकी जो डोमिनेंस है उसको बाकी 11 की 11 मिसल जो हैं वो मान चुकी थी और रणजीत सिंह जी ने इनको क्या किया, एक साथ लेके आए, ठीक है। तो यहाँ पे सिख पावर का फिर से क्या हुआ, यूनाइट कर पाए। ये करने का श्रेय किसको जाता है, महाराजा रणजीत सिंह को, ठीक है। फिर उसके समय अब अफगानिस्तान जो है वहाँ पे अलग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चल रहा था, वहाँ पे पावर स्ट्रगल चल रहे थे और वहाँ का राजा जो है वो था शाह जमन। शाह जमन ने क्या किया, महाराजा रणजीत सिंह को इस समय गवर्नर बना दिया लाहौर का 1799 में, ठीक है। तो गवर्नर लाहौर का बना दिया शाह जमन ने, लेकिन उसके बाद 2 साल बाद ही 1799 में महाराजा रणजीत सिंह ने 1801 में 1799 में तो इनको गवर्नर बनाया और 1801 में इन्होंने बैसाखी के दिन खुद को महाराजा ऑफ पंजाब घोषित कर दिया, ठीक है। शुरुआती समय से ही इन्होंने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपना के अपने जो इलाका है इसको पहले से ही सिखों को तो यूनाइट कर लिया था कि भाई जो भी लीडर इनके खिलाफ बोलेगा उसको चाहे मरवाना पड़े या फिर उसको किसी भी तरीके से अपने पक्ष में करना पड़े वो करेंगे, और वो तो काम किया ही किया। और 1801 आते आते ये सिर्फ 20-21 साल के थे और इन्होंने क्या कर दिया, खुद को महाराजा घोषित कर दिया बैसाखी के दिन, ठीक है। और शाह जमान की जो अथॉरिटी है उसको मानने से इनकार कर दिया और अफगानिस्तान के जो यहाँ पे मिलिट्री है उसके साथ इन्होंने लड़ाई भी लड़ी और लाहौर को अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है। अब देखो महाराजा रणजीत सिंह वो व्यक्ति थे, वो पहले व्यक्ति थे भारत की तरफ से जिन्होंने अफगान की आर्मी को हराया। देखो आप पहले से देखते आ रहे हैं, अब आप देख लीजिए चाहे दिल्ली सल्तनत के समय यहाँ पे भारत में जब रूल कर रहे थे तो अफगानिस्तान से बाबर ने आके दिल्ली सल्तनत को हरा दिया। फिर मुग़लों का रूल रहा, काफ़ी सालों तक रहा और उसके बाद में अहमद शाह दुर्रानी ने मराठों को भारत में आके हरा दिया पानीपत की तीसरी लड़ाई में 1761 में, ठीक है। इसी तरीके से ब्रिटिशर्स जो थे वो भी अफगानियों के साथ जो लड़ाइयाँ लड़ रहे थे उसमें भी उनको भी सक्सेस नहीं मिली। जो व्यक्ति अफगानिस्तान के खिलाफ सक्सेसफुल रहा वो था महाराजा रणजीत सिंह। इन्होंने ही इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी और लाहौर को अपने कब्जे में ले लिया।
1805 आते आते इन्होंने जम्मू कश्मीर, अमृतसर, इन सभी इलाकों को अपने कंट्रोल में ले लिया था। सिर्फ अमृतसर और जम्मू कश्मीर नहीं, अगर बात करें पेशावर है, ये दूसरी तरफ ये इलाके हैं, मुल्तान है, और ये सारे इलाकों को इन्होंने अपने पक्ष में ले लिया, श्रीनगर तक का। ठीक है, तो 1805 आते आते इन्होंने काफ़ी अपने इलाके को बढ़ा लिया और अमृतसर को अपनी रिलीजियस कैपिटल बनाया और लाहौर को अपनी पॉलिटिकल कैपिटल बनाया। तो रणजीत सिंह जी की कैपिटल कौन सी थी? लाहौर थी। ठीक है, फिर इन्होंने रिलेशन जो है वो डोगराज और नेपालीज के साथ भी बना के रखे और इनको अपनी आर्मी में रिक्रूट किया, क्योंकि ये जो लोग हैं काफ़ी बहादुर होते थे। और जो हमारे रणजीत सिंह जी थे, इनका मकसद था कि किसी भी तरीके से हमारी आर्मी को मजबूत बना के रखना है, क्योंकि पंजाब जो है वो अलग अलग इलाकों से सबसे घिरा हुआ है। इधर से ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, दूसरी तरफ अफगान हैं जो हमेशा से पावरफुल ही रहे हैं, इस तरफ से ईरान है, और इस साइड से ये सिंध इलाका आया करता था। तो चारों तरफ से अपने दुश्मनों से बचने के लिए अपनी आर्मी को इन्होंने मॉडर्नाइज किया, उस आर्मी को इकट्ठा किया और साथ ही साथ उनको अच्छी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी। ठीक है, अब बात करते हैं रणजीत सिंह के जो रिलेशन हैं इंग्लिश के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, वो कैसे हैं। अब आप ये देखिए मैप, ये जो मैप है ये 1739 का है, और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो सतलज नदी के वेस्टर्न हिस्से में ही पूरा सिख अंपायर है और ईस्टर्न इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी का डोमिनेंस है। ठीक है, तो ये एक ट्रीटी साइन होगी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। उससे पहले जो है ऐसी कोई बाउंड्री नहीं थी, लेकिन सिख अंपायर अपने पीक पे महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के समय इतना बड़ा हुआ करता था, काफ़ी बड़ा अंपायर हुआ करता था इनका। ठीक है, और क्या होता है, ये जो 19वीं शताब्दी में पहुंचते पहुंचते 18वीं शताब्दी का अंतिम समय है, और 19वीं शताब्दी में पहुंचते पहुंचते का जो समय था, उस समय ब्रिटिशर्स को एक चीज़ का खतरा था, वो था फ्रांस और रशिया की तरफ से इन्वेजन। वो क्या था, वो मैं आपको मैप में दिखाऊं कि इस समय एक ट्रीटी साइन हुई थी नेपोलियन और अलेक्जेंडर फेस्ट के बीच में। अलेक्जेंडर फेस्ट जो है उस समय रशिया का राजा था, और नेपोलियन आपको पता है फ्रांस का गवर्नर जनरल था उस समय, मिलिट्री जनरल था, बहुत ही फेमस जनरल था, हुआ करता था नेपोलियन बोनापार्ट। तो इन दोनों ने एक संधि ट्रीटी साइन की थी टिलसिट की, और उसमें ये एक टर्म थी कि उन्होंने सोचा था कि भारत में लैंड रूट के रास्ते होते हुए हम ब्रिटिशर्स को हरा देंगे और भारत पे कब्जा कर लेंगे। यहाँ पे ब्रिटिश अंपायर हुआ करता था, आपको सभी को पता है। तो ये बात ब्रिटिशर्स भी जानते थे, और ब्रिटिशर्स जानते थे कि किसी भी तरीके से इस फ्रांस और रशिया के इन्वेजन से बचा जाए। अब ये अटैक इधर से होना है, तो ब्रिटिश इंडिया से पहले ये आएंगे तो कहाँ से आएंगे, या तो सिख अंपायर के रास्ते होते आएंगे या इस सिंध से होते आएंगे। तो इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने क्या है कि 3-4 डेलीगेशंस भेजे, लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह के पास भेजा, सिंध में अलग डेलीगेशन भेजा, और अपने अपने एम्बेसडर भेजे, और इनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि भाई कल को अगर रशिया और फ्रांस अटैक कर दे तो ये वाला जो इलाका है ये हमारे लिए बफर जोन का काम करे। बफर जोन का काम कभी करेगा जब ये इलाके जो हैं ब्रिटिशर्स का साथ देंगे। अगर मान लो गलती से भी इन्होंने फ्रांस का साथ दे दिया तो ब्रिटिशर्स को खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो लाहौर में उस समय इन्होंने भेजा मेटा कैफ़े को। मेटा कैफ़े जो है वो लाहौर चला गया, और लाहौर जाने के बाद इन्होंने इनके बीच में कहा कि भाई हम कुछ ट्रीटीज़ को साइन करते हैं। अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग लोगों को भेजा गया, मेलकॉम को तेहरान भेजा गया, एस्पेनेटस्टोन को काबुल भेजा गया, ताकि और सिंध में भी एक अलग भेजा गया व्यक्ति। ठीक है, तो इन सभी इलाकों में इन्होंने भेजा। हालांकि उसके बाद इस ट्रीटी में सिख अंपायर के साथ कोई ट्रीटी साइन नहीं हो पाई। कैसे? अब रणजीत सिंह जी हैं, इन्होंने मेटा कैफ़े का प्रपोजल जो है उसमें उसको एक्सेप्ट किया और एक ऑफेंसिव डिफेंसिव अलायंस बनाने की कंडीशन रखी, कि कहा कि ये जो इलाका है, ये मैप मत देखिए, यहाँ पे मालवा वाला इलाका आता है, मालवा का जो रीजन है वो भी सिख अंपायर का हिस्सा हो जाएगा। ऐसी डिमांड रखी थी सिख अंपायर के रूलर रणजीत सिंह जी ने। और उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक बार को लिए मान भी जाती इस चीज़ को, लेकिन ये जो ट्रीटी है ये नहीं साइन हो पाई इनके बीच में। लेकिन एक चीज़ रही, साथ ही साथ ये तो रहा कि इंग्लिश जो हैं वो कभी भी, अगर अंग्रेज़ों, ये अफ़गान और सिखों के बीच में कोई लड़ाई हो जाती है, अगर कल को सिख जो महाराजा रणजीत सिंह हैं वो अफ़गानिस्तान पे अटैक करते हैं, तो उसके बीच में किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन, कोई भी हस्तक्षेप इंग्लिश नहीं करेंगे। यहाँ पे ये न्यूट्रल रहेंगे। ये इनकी सोच थी कि इनको अफ़गानिस्तान को जीतना था, महाराजा रणजीत सिंह को, तो इन्होंने ये ट्रीटी पे साइन करवाने की मांग रखी। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि मालवा टेरिटरी भी हमारी रहेगी। अब ये जो निगोशिएशंस थे ये फेल हो गए,
इसमें स्पेशल रीज़न यही था मालवा टेरिटरी का। मालवा टेरिटरी ब्रिटिशर्स जो हैं वो रणजीत सिंह जी को देना नहीं चाहते थे। अब क्या है, समय बदला, 1799 और 1800 का समय आया, और इस समय आते आते नेपोलियन जो है वो कमज़ोर हो गया। नेपोलियन का जो इजिप्ट का इन्वेजन था, इजिप्ट के रास्ते होते हुए उसको भारत आना था, उसमें क्या है नेपोलियन बैकफुट पे चला गया। साथ ही साथ 1799 में टीपू सुल्तान को भी ब्रिटिशर्स हरा चुके थे चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में। तो उनका जो एक बड़ा अलाई था नेपोलियन का भारत में, टीपू सुल्तान, उसकी भी अब डेथ हो चुकी थी। तो अब इनको लगा, ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा कि अब अकेला बचा है रशिया, और रशिया क्या है कि भारत पे आक्रमण अकेला इतना जल्दी नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह की जो गाज थी, इनको इतनी ज़रूरत अब इनको रही नहीं थी कि इनके साथ ये एक ऐसी ट्रीटी साइन करें जिसमें रणजीत सिंह को फ़ायदा हो। ठीक है, और ये बात रणजीत सिंह जी भी जानते थे, लेकिन रणजीत सिंह भी किसी तरीके से ब्रिटिशर्स के साथ कोई पंगा लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि आपको पता है इस समय आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी। 18वीं शताब्दी के मिड टाइम से बाद, अगर बैटल ऑफ प्लासी के बाद इन्होंने अपनी आर्मी को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश कर लिया था, और इनकी जो पावर है वो काफ़ी ऊपर हो चुकी थी। इसीलिए रणजीत सिंह भी नहीं चाहते थे कि इनके साथ लड़ाई हो। इसीलिए एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, 25 अप्रैल 1809 को। हालांकि इस ट्रीटी में जो चीज़ रणजीत सिंह जी पहले चाहते थे उतना नहीं हो पाया। ट्रीटी में क्या चीज़ें रही, ट्रीटी में यही रहा कि ये जो सतलज नदी है, इस सतलज नदी को क्या मान लिया जाएगा, अब बाउंड्री मान लिया जाएगा ब्रिटिश इंडिया और रणजीत सिंह जी के अंपायर के बीच में। अब देखिए ये वाला इलाका, ये है सतलज नदी। अब सतलज नदी के वेस्ट का जो इलाका है वो रहेगा रणजीत सिंह जी के पास, यानी कि सिख अंपायर का हिस्सा, और ईस्ट वाला हिस्सा जो है वो ब्रिटिश डोमिनियन रहेगा। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल रहेगा, और रणजीत सिंह इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ठीक है, ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में साइन हो गई। और ब्रिटिश अब जो सपना था रणजीत सिंह जी का कि पूरे भारत पे नीचे की साइड हमें उत्तर भारत में अटैक करने हैं और यहाँ पे जीतना है, वो इनका सपना जो है वो अब धरा रह गया। क्यों? क्योंकि अब ये यहाँ पे ब्रिटिश डोमिनेंस को चैलेंज नहीं कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक ट्रीटी साइन की है। ठीक, फिर क्या होता है, फिर होती है ट्रिपार्टाइल ट्रीटी। ट्रिपार्टाइल ट्रीटी जो है ये 1838 में साइन हुई। 1838 में 39 में क्या है कि एक इनके बीच में एक एंग्लो अफगान वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। अफगानिस्तान पे अटैक करने के समय, वहाँ पे अटैक करने के लिए पहले तो इन्होंने एक ट्रीटी में इन्होंने परमिशन मांगी रणजीत सिंह जी से कि आप हमें आपके रास्ते होते हुए, आपके स्टेट से होते हुए अफगानिस्तान जाने दीजिए, यानी कि यहाँ से होते हुए ये अफगानिस्तान जाना चाहते थे। लेकिन अफगानिस्तान जाने की परमिशन इनके रास्ते तो इन्होंने मना कर दिया कि हम आपको कोई पैसेज नहीं देंगे। ठीक है, दोस्त मोहम्मद जो था यहाँ पे उस समय राजा हुआ करता था अफगानिस्तान में, लेकिन अफगान अमीर पे इस पे अटैक करने के लिए इन्होंने पैसेज नहीं दिया। हालांकि एक चीज़ को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो मीडिएटर रहेंगे अमीर ऑफ सिंध और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में। अगर कल को सिंध के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें अमीरों के बीच में और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में मीडिएटर का काम कौन करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ये चीज़ रही। पैसेज देने के लिए मना कर दिया है, ये चीज़ ध्यान रखना, लेकिन आगे चल के पैसेज ये ज़बरदस्ती ले लेंगे, अपने आप ही ले लेंगे जब महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो जाएगी तब। महाराजा रणजीत सिंह जी जो थे 58 साल 59 साल की एज में 1839 में इनकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद क्या है, ये जो अंपायर है इसका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। 1839 में जब डेथ इनकी हुई थी, उसमें इनका बेटा था जिसका नाम था खड़क सिंह। खड़क सिंह इनका लेजिटिमेटेड सन था, इसी को इन्होंने सक्सेसर अपॉइंट किया हुआ था। ये क्या है, इस समय राजा बनता है, कुछ महीनों तक ही ये रूल करता है, और उसके बाद इसी साल, इसी सेम ईयर में इसकी भी डेथ हो जाती है। अब देखिए हादसे, देखिए खड़क सिंह की डेथ होती है, और इसको जब इसका बेटा जिसका नाम है नाव निहाल सिंह, जो प्रिंस है, वो इसको यहाँ पे जाके उसका अंतिम संस्कार करके आता है खड़क सिंह का, और उसके आते समय उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है और वो भी, उसकी भी डेथ हो जाती है। इसका मतलब देखिए 1839 का जो समय है ये सिख अंपायर में 3 पीढ़ी को लेके डूबा। 3 पीढ़ियाँ यहाँ पे ख़त्म हो गई। रणजीत सिंह भी इसी साल चले गए, उसके बाद खड़क सिंह चले गए, और उसके बाद जो प्रिंस निहाल सिंह है इसकी भी इसी समय डेथ हो गई। अब इतने लोग जो हैं
जो तख्त के वाजिब जो सक्सेसर हैं उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद आपको पता है एक वॉर ऑफ सक्सेशन होना तय है। सब लोग चाहते हैं कि उसका डोमिनेंस रहे और वो पावर में, सत्ता में आ जाए। तो इसके बाद अनार्की की सिचुएशन आ जाती है पंजाब में, और कंडीशन इस तरह से आती है कि धीरे धीरे जो है लाहौर जो है ये अपना जो जो सॉवरेनिटी थी, जो पावर थी, उसको खो चुका होता है। अब यहाँ के जो रूलर हैं, छोटे मोटे रूलर जो हैं, वो ब्रिटिशर्स के साथ अपना क्या बना के रखते हैं, दोस्ती बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पावरफुल है। उनको आसपास का माहौल भी दिख रहा था, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने सिंध को दबा के रखा, और ये अफ़गानिस्तान में जो कर रहे थे वो तो दिख ही रहा था। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स जो ट्रूप थे वो इनसे परमिशन भी नहीं मांग रहे थे कि ये यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, अफ़गानिस्तान का वॉर चल रहा है, कभी इसी टेरिटरी को यूज़ करते हुए आ रहे हैं, और इसको कोई चैलेंज भी नहीं कर रहा है। ब्रिटिश जो ये ट्रूप्स की जो मनमानी है, इसको चैलेंज भी नहीं कर पा रहे हैं, रूलर में इतनी पावरफुल भी नहीं थे। अब इस समय क्या होता है, जब इनकी डेथ हो जाती है निहाल सिंह की, तो उसके बाद में रानी जिंदाल जो है और दलीप सिंह हैं, इनका राइज होता है। दलीप सिंह जो है ये रणजीत सिंह के एक छोटे बेटे होते हैं, माइनर सन होते हैं, और रानी जिंदाल इनकी वाइफ होती है। जैसे मैंने बताया था कि 20 रानियां थी इनकी रानियां लगभग 20 के आसपास रानियां थी, ऐसे हिस्टोरियंस मानते हैं, और पूरा एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। तो उनमें से एक रानी थी जिसका नाम था रानी जिंदाल, और इनका बेटा था दलीप सिंह। दलीप सिंह जो है इसको राजा बनाया जाता है, और इसकी तरफ से रूल कौन करती हैं, रानी जिंदाल। ये इसकी रिजेंट की तरह, इसकी संरक्षिका के तौर पे काम करती हैं। और हीरा सिंह डोगरा जो है इसको वजीर बना लिया जाता है। फिर हीरा सिंह डोगरा को तो आर्मी जो है वो मार देती है, हीरा सिंह डोगरा की आर्मी के साथ बनती नहीं। अब क्या है कि थोड़ा माहौल वैसा हो जाता है जैसा अभी आप पाकिस्तान में देखते हैं ना, कि वहाँ के प्रधानमंत्री और आर्मी के बीच में कभी भी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो आर्मी जीत जाती है, आर्मी की सुप्रीमेसी ज़्यादा चलती है। उसी तरीके से क्या होता है यहाँ पे, हीरा सिंह जो है उनकी जब मिलिट्री के साथ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो हीरा सिंह को आर्मी मरवा देती है। इसी तरीके से चलता है। फिर एक व्यक्ति है लाल सिंह, इसको बोला गया है इंस्पेक्टर में कि लवर था रानी जिंदाल का, और ये जो है मिलिट्री की जो वो लॉयल्टी है उसको जीत लेता है, और फिर धीरे धीरे आर्मी को अपने पक्ष में करके ये खुद वजीर बन जाता है। ठीक है, और तेजा सिंह जो है इसको आर्मी का कमांडर नियुक्त कर दिया जाता है। तो इसके बाद क्या है कि रानी जिंदाल और दलीप सिंह जो हैं ये इंटरनल पॉलिटिक्स में ही जुड़े रहेंगे, ये लाल सिंह वगैरह, और बाहर जो इन्वेजन हो रहे हैं, बाहर जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं उनके साथ ये डील नहीं कर पाएंगे। और इसी वजह से आगे चल के दो अफगान एंग्लो सिख वॉर होंगे, एंग्लो सिख वॉर। एक होगा 1845 से 46 के बीच में, और दूसरा जो है ये फर्स्ट है, एक होगा सेकंड एंग्लो सिख वॉर, ये होगा 1848 से 49 के बीच में। और 1848-49 में जो दूसरा एंग्लो सिख वॉर होगा, इसमें जो सिख अंपायर है वो पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगा और ब्रिटिश के सामने हार मान लेगा और उनकी डोमिनेंस को स्वीकार कर लेगा, और यहीं से जो डिक्लाइन है ये सिख अंपायर का वो पूरी तरीके से हो जाएगा। तो यही था सिख अंपायर का जो राइज है और इनका पतन है। डिक्लाइन और राइज दोनों हमने देख लिया, महाराजा रणजीत सिंह को भी देख लिया। महाराजा रणजीत सिंह का वीडियो है वो भी पब्लिश हो जाएगा, उसको भी आप देख लेना कि किस तरीके से महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी लाइफ टाइम में क्या क्या काम किए, कौन कौन सी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, कौन कौन से इलाकों को अपने कंट्रोल में लिया। ठीक है, तो इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम लिंक पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियो। आने वाले वीडियोज़ में हम इन दोनों को देखेंगे, एंग्लो सिख वॉर को। ठीक है, तो आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।